अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ENG 101 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ग्रैंड क्विज के या मिड टर्म के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एक नोटबुक ले लेनी है और उस पर मैं जो जो आपको टॉपिक्स बताऊंगी और जो जो चीज़ें बताऊंगी आपने वो नोट करते जाना है। और इसके अलावा आप लोग हैंड आउट्स पे भी इनको जो है हाईलाइट कर सकते हो। और आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है और जो जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगी आपने वो सुनने भी ध्यान से हैं और नोट भी कर लेने हैं। और यहाँ पे जितने भी आप लोगों से मैं टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ इनमें से 90% चांस है कि आपके जो है क्विज़ में MCQ इसमें से ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे जिनके साथ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा होगा उनमें से आप ये समझ लें कि श्योरिटी है कि उनमें से जो है 1 या 2 MCQs लाजमी तौर पर आएंगे। अब यहाँ पे आपकी इसमें मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों की ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको ग्रामर जो है वो आनी चाहिए। और उसके अलावा जो है लेक्चर नंबर 10 से लेक्चर नंबर 22 तक आपका ग्रैंड क्विज होगा, जैसे कि आपके जो है अनाउंसमेंट में बताया गया था। तो उसमें से मैंने जो है सारे टॉपिक्स भी बता दिए हैं और यहाँ पे जो कुछ मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने सेपरेट जो है आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसमें क्या है कि आपने मेन आइडिया करना है, आपको मेन आइडिया पता होना चाहिए कि मेन आइडिया क्या होता है। उसके बाद टॉपिक पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस, ये आपके 3 और 4 लेक्चर में भी डिटेल से दिए गए हैं। उसके अलावा बाकी लेक्चर्स में भी थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने कर लेने हैं। अभी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजमी तौर पर प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये जो है ग्रामर है और ये मतलब हर मतलब स्टूडेंट के जो है ना 2 या 3 MCQs इसमें से आते हैं। अब नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन मैंने साथ में इसीलिए सेपरेट यहाँ पे मेंशन भी किया है कि आपने यहाँ पे इसको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। इसमें से तो एक MCQ ज़रूर आता है। और उसके बाद आपको टेंसेस भी आने चाहिए और सेंटेंस टाइप्स भी आनी चाहिए क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेपरेट मेंशन किए हैं। तो आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। वैसे आज थोड़ा सा आपको पीछे से जो है शोर सुनाई दे रहा होगा, नॉइस होगा, तो इसको थोड़ा आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो है डिस्टर्बेंस ना हो और आप इजीली जो है मेरी वीडियो को देख सको, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब घर पे भी गेस्ट आए हुए थे तो मतलब मुझे मुश्किल से ही मैं आज वीडियो बना पा रही हूँ। स्टूडेंट्स के भी जो है वो ग्रैंड के करीब थे तो मैंने सोचा मतलब मैं जैसे भी है मुश्किल से वीडियो बना दूँ। तो आप जो है इस नॉइस को जो है शोर को जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अब लेक्चर टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स फॉर्म जो हैं ये आपने देख लेनी है। ये लेक्चर नंबर 10 और 11 में दोनों लेक्चर्स में ये इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स वहाँ पे दी गई हैं। वर्ड्स फॉर्म जैसे यहाँ पे आपको मैंने लेक्चर में भी करवाया था, इमेजिन, इमेजिनेशन, इमेजिनरी, ऐसे वर्ड्स जो थे, या ऐड, एडिशन, एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड्स जो थे मतलब जो यूज़ हो रहे होते हैं और हमने चेक करना होता है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में आएगा। तो ये आपने वर्ड्स फॉर्म जो है ये लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेने हैं। ये लेक्चर नंबर 10 और 11 में दिए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेकिंग इन्फ्रेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लेक्चर नंबर 12 में दिया गया है। आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए और इसके जो है आपको वहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों की एक बात बताती चलूँ कि सपोज़ करें कि अगर ग्रैंड क्विज़ ना होता और मैं ये वीडियो मिड टर्म के हवाले से बना रही होती तो उसके लिए अगर मैं आपको यही टॉपिक बताती हूँ तो इसमें से जो है एक डेफिनेशन आ सकती थी इसकी और आपसे पूछ सकते थे कि मेकिंग इन्फ्रेंस क्या होता है, या कुछ जो है सेंटेंसेस दे देते और उसका आपको कहते हैं कि यहाँ पे आप बनाएं। लेकिन यहाँ पे आप इस दफ़ा ग्रैंड मिड टर्म नहीं हो रहा तो ग्रैंड क्विज़ हो रहा है, तो उसके हवाले से जो है यहाँ पे MCQs ही आ सकते हैं। तो आपने इसको जो है लाजमी प्रिपेयर कर लेना है बिकॉज़ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने साथ पे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के मेंशन भी कर दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ़ काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आपने देख लेनी है, ये 7 काइंड्स हैं, ये भी आपने एक नज़र जो है वहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद फैक्ट्स एंड ओपिनियंस की तरफ आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आप ये समझ लें कि श्योरिटी है कि इसमें से एक आध MCQ जो है वो लाजमी आ जाता है। फैक्ट्स और ओपिनियंस का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फैक्ट्स क्या होते हैं, ओपिनियंस क्या होते हैं। जैसे फैक्ट्स होते हैं कि मतलब जो प्रूव किए जा सकें या जो रियलिटी होती है। ओपिनियंस क्या जो होते हैं, जो हम अपनी एक राय देते हैं या अपना फीडबैक देते हैं। ओपिनियन जो प्रूव नहीं किए जा सकते। तो ये आपको इसके जो है डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो लाजमी आपने प्रिपेयर कर लेनी है। इसकी एग्जांपल से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे इजी होगा, आप गेट कर सकेंगे यहाँ पे फैक्ट कौन सा और ओपिनियन कौन सा है। वहाँ पे वो आपको एक MCQs दे देंगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगे मतलब जिसमें सेंटेंसेस हो सकते हैं। वो आपको कहें जिसमें से कौन सेंटेंस जो है पिक करें कि ये सेंटेंस फैक्ट है या ओपिनियन है। तो आपने वहाँ पे देखना है कि ये सेंटेंस हमारे पास फैक्ट है या ओपिनियन है। तो आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, फैक्ट्स क्या होते हैं, ओपिनियंस क्या होते हैं। ये लेक्चर नंबर 13 में दिया गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी जो है हाईलाइट कर लीजिएगा।
और उसके बाद है पॉइंट्स अबाउट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, ये भी लेक्चर नंबर 13 में दिया गया है। ये आपके जहाँ पे फैक्ट्स और ओपिनियंस दिए गए थे उससे नीचे ही यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं फैक्ट्स और ओपिनियंस के हवाले से, तो आपने वो देख लेने हैं। ये स्टेटमेंट्स बना के वो आपको एमसीक्यूज़ में दे सकता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जब आपने ये पॉइंट्स पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हमने पढ़ी थी इसलिए ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपने ये भी देख लेने हैं। अब ये लेक्चर नंबर 13 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश कीजिएगा कंप्लीट ही कर लें, लेकिन इसमें भी जो है मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो करने वाली हैं। और उसके बाद इसमें क्या है, टाइम रिलेटर्स जो हैं इनको आपकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं। टाइम रिलेटर्स जो होते हैं जो किसी टाइम को शो करते हैं, मतलब आफ्टर, बिफोर, प्रीवियस, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये क्या आते हैं, टाइम रिलेटर्स होते हैं। तो ये वहाँ पे आपको 13 लेक्चर जो में है उसमें एक टेबल दिया गया है, उसमें आपने देख लेने हैं कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं और ये टाइम को शो करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या राइटर्स एंड कैरेक्टर 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको वहाँ पे लेक्चर नंबर 14 में दिए गए हैं 6 पॉइंट्स हैं। उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। एक्शन, स्पीच, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स दिए गए हैं आपने उनको एक नज़र देख लेना है कि आपको पता चल सके कि एक्शन क्या होता है, स्पीच क्या होता है, तो कैरेक्टर्स में क्या कहता है। बस आप उसमें फर्स्ट 2-3 जो हैं पॉइंट्स वही आप मतलब पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा एक्शन क्या होता है, स्पीच क्या होता है। फिर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है तो आपको पता ही होगा अगर आपने लेक्चर लिया हो तो ये भी आ सकता है, लेकिन इसका 100% नहीं मैं श्योरिटी कहती, बाकी तो मतलब काफ़ी हद तक चांसेस हैं। इसका फिर भी मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैंने साथ में ये भी आपको मतलब हाईलाइट कर दिया कि आप इसको भी देख लीजिएगा। तो उसके बाद है मेकिंग कंपैरिजन, अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जबकि मेरे खुद जो है मैंने जब पेपर दिया था तो मेरे एग्ज़ाम में भी ये आया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडजेक्टिव डिग्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, ER, EST का यूज़ जो है वो कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मेकिंग कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लेक्चर नंबर 15 में दिया भी गया है, तो वहाँ से आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें मैंने साथ में जो है वो सारे आपको टॉपिक्स दिए हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में जो है वो आ सकते हैं, तो आपने ये लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका रिज़ल्ट 90% से अबव हो तो आपने ये सारे प्रिपेयर कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो है क्विज़ वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं भाई ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर भी नहीं करते, तो इसमें भी मैंने कुछ जो है टॉपिक्स उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ लिखा हुआ है या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ तो आपने वो भी मतलब कर लेने हैं, तो उससे थोड़ा बहुत है कि आप पास हो जाओ, इतना ही आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हो, उनको थोड़ा बहुत समझ लेते हो, हर लेक्चर में से जो मेन टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आपका 90% अबव मार्क्स आ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एरोनी एंड इट्स टाइप्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लेक्चर नंबर 16 में दी गई हैं एरोनी और उसकी जो है वर्बल सिचुएशनल टाइप्स जो हैं ये दोनों, ये भी आपने वहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद फ्लैसी एंड इट्स टाइप्स ये भी देख लेनी है। एदर और इसका यूज़ कैसे किया जाता है ये भी आपने देख लेना है। अब ये तीनों टॉपिक्स कहाँ से लेक्चर नंबर 16 से दिए गए हैं, इसको आपने लाजमी जो है वहाँ पे देख लेना, इसमें से भी MCQs आ सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे मेंशन करना तो याद नहीं रहा था, ये जो अदर आर का है इम्पोर्टेंट, ये भी आपने देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए या MCQs के लिए। और उसके बाद है क्लॉज प्रोसीजर, और इसकी डेफिनेशन वो आपको दे सकता है कि क्लॉज प्रोसीजर क्या होता है, या कोई स्टेटमेंट आपको नीचे दे सकता है इसके हवाले से, और आपने बताना है कि क्लॉज प्रोसीजर इसमें से कौन सा है, मतलब कोई डेफिनेशन टाइप दे सकता है। और एग्ज़ाम्पल तो खैर नहीं पर आ भी सकती है, लेकिन आपने जो है इसका लाजमी प्रिपेयर कर लेना। डेफिनेशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए क्लॉज प्रोसीजर क्या होता है। इसमें वैसे क्या होता है, इसमें जो है सेंटेंस जो है उसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, पैराग्राफ होता है उसमें से कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग होते हैं और आपने उनको फिल करना होता है। इसलिए ये कम ही चांस है कि इसमें से कोई एग्जांपल आपको वो देता है या कोई सेंटेंस देता है। सेंटेंस दे तो वो आपको छोटा सा सेंटेंस दे देगा और उसमें से कोई वर्ड मिस कर देगा और कह देगा कि क्लॉज प्रोसीजर जो है इसको आप यहाँ पे देखिए, तो उसमें से जो वर्ड मिसिंग होगा आपने वो फिल कर देना है। और अगर डेफिनेशन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इसमें जो वर्ड्स मिसिंग होते हैं या कुछ वर्ड डिलीट कर दिए जाते हैं एक पैराग्राफ से, तो उसको क्या कहते हैं, क्लॉज प्रोसीजर कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आ गया। इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए और एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। ये लेक्चर नंबर 18 में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। सब्जेक्टिव के भी हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इस दफ़ा मिड टर्म नहीं होना, इसलिए आप इसको MCQs के हवाले से भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर मतलब ये मिड टर्म होता तो ये इसमें से जो है पॉसिबिलिटी थी कि इसमें आपको वो डेफिनेशन दे देता है कि इसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल दें, तो मतलब सब्जेक्टिव में ऐसे आ सकते हैं।
उसके बाद कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस जो है ये आपके हर लेक्चर में, हर 2-3 लेक्चर छोड़ के आप कहीं ना कहीं आपको जो है कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस दिए गए हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दी गई हैं। तो आपने इसको भी है प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे शायद 18, 19 या 20 इस लेक्चर में भी दी गई हैं और पीछे भी काफ़ी लेक्चर्स में जो है ये बार बार रिपीट हो रही हैं। तो कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस जो है इसको भी आपने देख लेना है। और उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट पे आते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट। आपको पता होना चाहिए कॉज क्या होता है एंड इफेक्ट क्या होता है, और उसकी आपने एग्जांपल्स भी देख लेनी है। कॉज क्या होता है कि वाई समथिंग हैपन, मतलब उसकी रीज़न क्या, कुछ अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। उसके बाद इफेक्ट के अगर कुछ हुआ है तो किस वजह से हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब क्या इफेक्ट हुआ, व्हाट हैपन। और कॉज कि वाई हैपन, तो मतलब ये वाई और व्हाट का आपको माइंड में रहे तो आपको इजीली जो है इसका पता चल जाएगा कॉज और इफेक्ट का। अगर कोई एग्जांपल भी वो आपको देता है, कोई सेंटेंस दे देता है और उसमें आइडेंटिफिकेशन कहता है कि बताएं इसमें कॉज कौन सा और इफेक्ट कौन सा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप माइंड में सिर्फ इतना ही रख लेना कि वाई हैपन, क्यों हुआ, तो वो आ जाएगा कॉज, जिसमें कोई भी बात की जा रही है कि क्यों हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये क्या आ जाएगा, कॉज में आ जाएगा। अगर क्या हैपेंड हुआ, व्हाट हैपेंड, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, इफेक्ट है। तो ये लेक्चर नंबर 20 में डिटेल से दिया गया है, आपने इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 22 में है आपका सेंटेंस टाइप्स। ये आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करनी है। मैंने इसीलिए ये जो है स्टार्ट में भी मेंशन की थी। ये ग्रामर ही आप कह सकते हैं, ग्रामर में है और इसको आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसमें जितनी भी टाइप्स दी गई हैं, कम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस, जितनी भी बाकी टाइप्स दी गई हैं, आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेनी है। और इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 22 में ही जिरंड और इन्फिनेटिव हैं, तो आपने इसको भी देख लेना है, इनकी एग्जांपल्स आपने कर लेनी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर कोई एग्जांपल दे देता है, उसमें पूछ लेता है कि इसमें जिरंड कौन सा है, इन्फिनेटिव कौन सा है, कोई सेंटेंस दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कैसे हमें पता चलेगा जिरंड कौन सा, इसमें ING आएगा नहीं आएगा, तो वो आपको वर्ब यूज़ हो रहा है, कौन से मतलब यूज़ हो रहे हैं। तो ये ग्रामर है। ग्रामर आपको मैंने पहले भी कहा था, आप ग्रामर अपने स्ट्रॉन्ग करें, स्पेशली जो है मतलब बेसिक ग्रामर है वो तो आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए, जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस टाइप्स दिए गए हैं, जेंडर दिए गए, इन्फिनेटिव, इसी तरह प्रेपोजिशन बार बार आ रहा था ऐसे। तो ये ग्रामर जो है इसको आपने लाजमी करना, सबसे पहले करना ही आपने ग्रामर को है। जब आपको ग्रामर आ जाएगी और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं तो कुछ आप लेक्चर्स देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे तो मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है सेंटेंस टाइप्स पे आप गूगल से देख लें, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और उसके अलावा जो है आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया, वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और मेरे जो रिमेनिंग लेक्चर रह गए हैं वो भी मैं आपको 1-2 दिन तक कवर करवा देती हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको जो है क्लियर कर सकते हो। तो आपने ग्रामर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो है आपने बाकी जो टॉपिक्स यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं आपने सारे प्रिपेयर कर लेने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्विज़ जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। और आपको यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो दूसरों को कह रहे हैं कि भाई हमें क्विज़ करवा दो, हमें क्विज़ करवा दो, खुद अटैम्प्ट नहीं करते, दूसरों से हेल्प लेके अटैम्प्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने दूसरों से अटैम्प्ट करवाने हैं तो आपके पढ़ने का फ़ायदा क्या है। आपने सिर्फ डिग्री ही लेनी है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों के में जो है स्किल्स भी आएँ, आप लोगों की स्किल्स इम्प्रूव हों। तो यहाँ पे आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग अपनी चीज़ जो है अपना खुद किया करें। अपना टेस्ट है, अपना क्विज़ है, अपने असाइनमेंट है, उसको खुद सॉल्व किया करें, समझ के किया करें। इससे आपकी स्किल्स भी डेवलप होंगी, आप में जो है ये एजुकेशन, स्टडी, नॉलेज, सब कुछ ये चीज़ें भी डेवलप होंगी। तो आपने जो है इनको अटैम्प्ट खुद करना है और इंशाल्लाह आपका क्विज़ बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपने ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये कर लेने हैं और इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक। और जब आप क्विज़ करेंगे और उसके बाद बताइएगा कि इसमें से किस हद तक जो है आपके क्विज़ में जो है MCQs आए हैं। तो क्विज़ करने के बाद लाजमी फ़ीडबैक दे दीजिएगा कि किस हद तक जो है आपके MCQs जो हैं इन टॉपिक्स में से आए हैं जो मैंने बताए हैं। तो इससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो है इससे किस हद तक प्रिपरेशन हुई है। और इसके अलावा मैं बाकी MTH 101 और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स पे भी जो है ग्रैंड क्विज़ के हवाले से वीडियो बना दूँगी। तो अगर आप उनके वो सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।